Hello friends, if you are preparing for the Kendriya Vidyalaya, so most welcome to the channel Learning Vidyalaya। दोस्तों अभी आप लोगों को पता है हाल ही में केवीएस ने नया सिलेबस अपडेट किया था अपनी वेबसाइट पर। तो वहाँ पर पीआरटी के लिए आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स में ज्योमेट्री में शेप्स अराउंड अस और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें थी। तो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग तो हम पेडागोजी में पढ़ेंगे, वो पेडागोजी का पार्ट है। शेप से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट था एनसीईआरटी में क्लास 6 टू 10th वो मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में कवर किया है। पार्ट 2 में मैंने भी कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं जैसे कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, इनकी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जिन लोगों को ऐसा फील होता है कि उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है या उन्हें मैथ्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको यहीं से कॉन्सेप्ट मिल जाए और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक से मैंने चीज़ें उठाई हैं, आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और जिन लोगों ने ये पहले से किया हुआ है, वो एज़ अ रिवीजन इसको 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो आपके ज़रूर कवर हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए सबसे पहले लाइन के बारे में पढ़ते हैं हम। लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। ये एक पॉइंट है, आप एक पॉइंट से अनगिनत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ विद 1 पॉइंट्स। आप एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इन्फिनिटी लाइंस यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। और 2 पॉइंट से कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। जब मैंने अपना केवीएस का एग्जाम दिया था, आई थिंक उसमें ये क्वेश्चन था। तो 2 पॉइंट से हम एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये इस पे डॉट नहीं आया, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि 2 पॉइंट से हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है कि 3 पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए वो 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से वाले 3 पॉइंट्स है। एक तो 3 पॉइंट्स होते हैं इस तरह से, और एक 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे इस तरह से सीधी लाइन में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लाइन में नहीं है वहां से आप 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और जो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको कॉलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो तो वो कौन सी कंडीशन होती है, तो इन तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे हम। यहाँ पे आप जो पॉइंट्स कॉलिनियर है वहां पर सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है यहाँ पर आप 3 अलग अलग लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट्स के बारे में था। चलिए लाइंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो लाइन की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, लाइन की जो लेंथ होती है वो इनडेफिनेट होती है। मतलब आप इसको नाप नहीं सकते। ये आगे तक अनंत तक जाएगी, यहाँ से भी ये अनंत तक जाएगी, आप इसको नहीं नाप सकते। तो ये लाइन की प्रॉपर्टी होती है। आगे आते हैं हम लाइन सेगमेंट पर। देखिए लाइन सेगमेंट भी लाइन की तरह होता है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ये होता है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको टर्मिनेटिंग पॉइंट्स बोलते हैं, और यहाँ पर आप इसकी लेंथ को नाप सकते हो। डेफिनेट लेंथ होती है इसकी। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है, आप दोनों जगह से इसको मेजर कर सकते हैं। आगे आते हैं रे। देखिए रे में लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों की प्रॉपर्टी होती है। एक तरफ से तो ये टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ से आप इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी रे हो जाती है। चलिए आगे आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जिसे हम लेफ्ट टू राइट और स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने स्लीपिंग लाइन इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब आप इंटरव्यू में अपना डेमो देंगे तो वहां पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ स्लीपिंग लाइन का भी यूज करेंगे, कब, जब वो आपसे कहें कि क्लास 1 एंड 2 को आप लाइन एंड शेप पढ़ाइए, तो जब आप लाइन एंड शेप उन्हें पढ़ाएंगे और वहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि आपको दोनों यूज करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन उनके लिए करना है क्योंकि सामने बैठे इंटरव्यू और आप आपकी नॉलेज भी चेक करेंगे, और स्लीपिंग लाइन आप बच्चों के लिए जब यूज करेंगे तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन उन पर पड़ने वाला है। तो पूरे इंटरव्यू जो भी 20 मिनट में चलेगा, हो सकता है कौन सा 1 मिनट उनका आपको पसंद आ जाए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं अभी इंटरव्यू की क्लास में ये सब बातें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जब मैंने ये कंटेंट वाली क्लास स्टार्ट की है तो यहाँ पे भी मैं आपको बताता चलूंगा साथ में। आगे आते हैं दोस्तों वर्टिकल लाइन, जिसको टॉप टू बॉटम लाइन भी कहते हैं, और बच्चों के लिए इसे स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन हो गई, क्योंकि जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ाएंगे तो उन्हें आप
स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरह से वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और एक होती है स्लैंट लाइन, वो सभी को पता होगा, थोड़ी तिरछी लाइन होती है, स्लैंट लाइन। चलिए आगे आते हैं। पेयर ऑफ लाइंस। अब लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एक बार देख लेते हैं। पेयर ऑफ लाइन क्या जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, तो जब दो लाइनें आपस में दोस्तों कट करेंगी, तो इन दोनों लाइनों को जब अ, ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट होता है। और इन दोनों लाइनों को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइनें आपस में कट करेंगी। यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं हमारे, उनके लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में हिंदी भी लिख दी है, प्रतिच्छेदन रेखाएं। और क्योंकि मैं भी हिंदी के वर्ड्स बार बार नहीं बोलूंगा वीडियो में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज सभी को पता है। जो पैरेलल लाइंस होती है वो हमारी इस तरह से होती है, आप इसके बीच का डिस्टेंस कहीं से भी देखेंगे वो इक्वल आना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक होते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक है। कुछ लोग जरूर वीडियो देख के बोर हो रहे होंगे, लेकिन उनको ये सब पहले से आता है। तो जिन लोगों को नहीं आता ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी अगर जो लोग देखना चाहते हैं इसको 2x की स्पीड पे देख सकते हैं एज ए रिविजन आगे। क्योंकि इसमें आगे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे कवर किए हैं, जैसे रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, इनमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आज आपकी खत्म होने वाली है। चलिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में किसी भी लाइन की डेफिनेशन आ जाती है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं कि कौन सी लाइन है। तब आपको जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखो, पैरेलल लाइंस को जो भी लाइन कट करती है, दो पैरेलल लाइंस को या तीन पैरेलल लाइंस को जो भी लाइन कट करेगी, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन, आपको ये तो पता होगा कि जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो वो एंगल बनाती हैं कहीं ना कहीं। तो अभी आगे हम जब एंगल पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे कि किस तरह के एंगल बनते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब ऑल्टरनेट एंगल आ गए, तो ऑल्टरनेट एंगल को यहीं पे समझ लेते हैं। दोस्तों देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करेंगी तो वहां पर ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। किस तरह से काफी सारे एंगल बनते हैं, लेकिन ये अभी मैं ऑल्टरनेट एंगल आपको बता रहा हूँ। जैसे ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इसको एक लाइन कट कर गई, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये वाले जो अपोजिट एंगल है एक ही साइड में, मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर, और एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल हो गए 1 और 2। तो कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, आप लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए और एक लाइन के इधर एक एंगल खींचिए और एक इधर, एक ही लाइन के। अब देखिए यहाँ पर, अगर आप ये, तो इसको हम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बोलेंगे, क्योंकि इंटीरियर इसलिए कहेंगे ये पैरेलल लाइंस के अंदर है। अब पैरेलल लाइंस के बाहर भी बन सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इसी लाइन के आप ये यहाँ पर बाहर बनाइए, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। तो ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में देखिए कुछ भी आ सकता है। एक नंबर में हो सकता है वो आपसे ऑल्टरनेट एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह दे, और दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तभी आप ऑल्टरनेट एंगल को बराबर रख सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग कहीं पे नोट भी करते जाइए, तो आपको ये याद रहेंगी। अदरवाइज आप इसको बाद में भी देख सकते हैं वीडियो को। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अभी पैरेलल लाइंस के ही ये सारे एंगल मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से। जैसे दो लाइंस आपस में हमने यहाँ पे ड्रॉ की, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर गई और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर गई। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंगल 1, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है पहली है और ये ट्रांसवर्सल लाइन दूसरी है, और यहाँ पर है एंगल 2। तो जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वाले जो एंगल कहलाएंगे एंगल 1 बराबर 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल माने जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसी है। जैसे ऑल्टरनेट एंगल अपोजिट साइड्स होते हैं, ये सेम साइड बनते हैं। आप लोग देखेंगे अगर यहाँ पे इस पोर्शन पे ये वाला एंगल 3 बनेगा, तो यहाँ पर ये इधर बनेगा 4। ठीक है, तो ये बहुत सारे आप चारों दिशाओं में बना सकते हैं। ये इस तरह इधर भी बना सकते हैं, इसका बनेगा यहाँ पर, इसका बनेगा इस साइड में, और इसका बनेगा इस साइड में। अब जरूरी नहीं है दोस्तों आप इसका यहाँ पर देखो, ठीक है, इस वाले एंगल का ये जो यहाँ पे, चलो मैं एंगल लिख देता हूँ 9। अब ये एंगल 9 जो है वो इसके यहाँ पर 10 के भी बराबर होगा।
एंगल 10 के, और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे 11, तो ये एंगल 9 जो है वो 11 के भी बराबर होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इन दोनों को देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो इस हॉरिजॉन्टल वे में, और आप वर्टिकल वे में भी देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, एंगल्स बिटवीन द सेम साइड। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन इसको कट कर गई। अभी हमने देखिए ऑल्टरनेट एंगल में क्या पढ़ा था कि एक एंगल अगर यहाँ पर है तो दूसरा ऑपोजिट होगा, लेकिन अगर ऑपोजिट ना हो कि ये इस तरह से सेम साइड में आ जाए, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा दोस्तों वो 180 होगा। ये आपको याद रखना है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है निकालने के लिए तो आप इसको निकाल सकते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल पर आते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए और वर्टिकल वे में मतलब स्ट्रेट। तो यहाँ पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर गई। अभी तक हमने पैरेलल लाइंस के एंगल पढ़े थे, वर्टिकल अपोजिट कहाँ पर, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ मिलेंगे, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको नाम दूं एंगल 1 और इसको नाम दूं एंगल 2, तो यहाँ पर दोस्तों एंगल 1 बराबर होंगे एंगल 2 के। अगर मैं इसको नाम देता हूँ एंगल 3 और इसको 4, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक है, तो ये हमारे, आप ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखिए दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाली तो सिंपल है, लेकिन अगर ये इस वे में करें, जो प्लस का साइन होता है अगर इस वे में करें, तो दोस्तों ये जो 90 डिग्री बनाएंगी, जब दो लाइनें आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो इन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये मैंने शायद ऊपर नहीं बताया, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, परपेंडिकुलर लाइंस। आगे आते हैं एक्यूट एंगल। चलिए अब एंगल्स पे हम आते हैं, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा इसके बारे में, ज्यादा देर नहीं करेंगे। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल, देखिए 90 डिग्री का एंगल, पहले मैं आपको बता दूं 90 डिग्री का जो एंगल है वो बिल्कुल ऐसे बनता है एल की शेप में। अब क्योंकि जो एक्यूट एंगल होते हैं दोस्तों, ये वाले एक्यूट एंगल, ये हमारे छोटे होते हैं, सॉरी इसको मैंने यहाँ लिख देता हूँ, छोटे होते हैं 90 से। ठीक है, मतलब जैसे 89 डिग्री, 88 डिग्री, 50 डिग्री, तो इस तरह के एंगल जो होते हैं दोस्तों ये हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, और ये 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब जो एक्यूट एंगल बनेगा वो हमारा इससे तो छोटा ही बनेगा, इस तरह से, ये हमारा एक्यूट एंगल है। याद रखेंगे कि 90 से छोटा एंगल जो भी होगा वो एक्यूट एंगल होगा। कई बार पेपर में इस तरह से भी आ जाते हैं, ऊपर आपको पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्यूट एंगल, और नीचे चार ऑप्शन देगा 89, 98, इस तरह से, तो आप वहां पे पिकअप कर सकते हैं ऑप्शन। आगे आते हैं दोस्तों राइट एंगल। तो अभी राइट एंगल मैंने आपको बता दिया, हिंदी में समकोण कहते हैं। ये एंगल सीधा सीधा हमारा 90 के इक्वल होता है, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए आगे आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 90 का हमने इस तरह से अभी देखा था, ये 90 का हो गया, तो ये ऐसे जाएगा इस तरह से 90 से बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो एंगल होगा हमारा वो 90 से बड़ा होगा। दोस्तों जो एंगल होगा वो 180 से छोटा और 90 से बड़ा होगा, राइट। इसी तरह एक्यूट एंगल जो था वो हमारा 90 से तो छोटा था और 0 से बड़ा था, मतलब 1 से लेके 89 तक आप कह सकते हैं एक्यूट एंगल था, और ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। आगे आते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल बिल्कुल रेखीय कोण जो बिल्कुल एक रेखा पर हो, सीधा हो, इस तरह से। तो एंगल इज इक्वल टू, जब 180 हो दोस्तों, तो हमारा वहां पर स्ट्रेट एंगल बनेगा। चलिए रिफ्लेक्स एंगल पर आते हैं, हिंदी में से प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने स्ट्रेट एंगल देखा था, ये हमारा स्ट्रेट एंगल था, तो अब इससे भी बड़ा, मतलब 180 से भी बड़ा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई एंगल जो है 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, एंगल बड़ा हो 180 से। तो जितने भी इसके बीच के एंगल आएंगे, जैसे मैंने मान लिया एग्जांपल 192, बताइए कौन सा एंगल है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल मतलब जहां पर हमारा पूरा एंगल बन जाए, कंप्लीट हो जाए। तो देखिए ये 180 होता है, और अगर आप एक और 180 बना देंगे तो ये हमारा 180 180 360, मतलब 360 का हमारा कंप्लीट एंगल हो जाता है। इसको हम फुल एंगल भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन
टू एंगल्स, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का और सप्लीमेंट्री एंगल का। जब दो एंगल मिलके 90 डिग्री बना दें, जैसे दोस्तों देखिए पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल हमारा 60 है, तो इन दोनों का सम अगर 90 बन जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो पेपर में कई बार एक दे देता है, दूसरा पूछ लेगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सेम है हमारा सप्लीमेंट्री का, तो यहाँ पर दोनों दोनों दोस्त यहाँ पर दोस्तों दोनों एंगल का सम जो है, मान लीजिए एक एंगल एक्स है एक वाई है, दोनों को मिला के 180 आना चाहिए। पेपर में अगर एक देगा तो दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे आते हैं एडजेसेंट एंगल। दोस्तों एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखिए एडजेसेंट एंगल हमारे ऐसे एंगल जो दोनों पास में हो, जिनका यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही कॉमन पॉइंट हो और एक ही कॉमन लाइन हो, ये इस तरह के एंगल हमारे एडजेसेंट होते हैं। एंगल 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल है। आगे आते हैं लीनियर पेयर। देखिए दोस्तों लीनियर पेयर पे क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल एडजेसेंट हो, ठीक है, एक एंगल मान लीजिए आपका इधर है और एक एंगल आपका इस साइड में है, यहाँ पे मैंने 1 मान लिया, यहाँ पे 2 मान लिया, तो आप कह सकते हैं एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर है और इनका सम जो है दोस्तों दोनों का 180 होगा लीनियर पेयर के कारण। तो याद रखना है आपको, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एक एंगल देगा, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों आगे हम पॉलीगन की स्टडी करते हैं कि कौन सी शेप्स पॉलीगन होती हैं, कौन सी शेप्स नहीं होती, पॉलीगन की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, क्योंकि काफी साथियों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि रेक्टेंगल क्या है, रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, किस तरह पैरामीटर निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सभी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं बिल्कुल बेसिक से, बट आप ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी समझने में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल से। देखिए हम लोग सभी ह्यूमन होते हैं और जो लोग डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करते हैं डॉक्टर बन जाते हैं, इसी तरह टीचर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो दोस्तों सभी ह्यूमन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे ट्राइंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, पेंटागन होते हैं, तो ये सभी पॉलीगन्स में आते हैं। जो पॉलीगन होते हैं हमारे, उसी में जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो ट्राइंगल बन जाते हैं, 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल बन जाते हैं, 5 साइड होती है पेंटागन बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन का एग्जांपल इसीलिए लिया था। अब आके हम इन्हीं को समझेंगे कि कितने प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि पॉलीगन्स हमारे कहेंगे हम किनको, तो उसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है कि एक तो लाइन से बना होना चाहिए, जो जो भी शेप है वो लाइन से बनी हो, दूसरी वो क्लोज्ड हो, वो क्लोज्ड शेप हो। तो ये 2 चीजें हमें पॉलीगन के लिए देखनी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे जो कम साइडों का जो पॉलीगन्स होता है वो हमारा ट्राइंगल होता है। इसमें 3 साइडें होती हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है। तो शेप हमारी क्लोज्ड होना चाहिए, लाइन से बनी होनी चाहिए, उसी को हम पॉलीगन कहेंगे। अब कुछ साथी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, बोलते हैं सर ये क्लोज शेप है, बट क्या ये पॉलीगन्स हैं? जी नहीं, ये पॉलीगन्स नहीं है, क्योंकि आपने इसमें कर्व का यूज कर लिया, इसको हम कर्व बोलते हैं, राइट। तो इतना पॉलीगन्स के बारे में है। आगे हम देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों ये 4 ही टाइप्स के होते हैं, चारों बहुत आसान है। पेपर में कई बार इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चारों में से किसी एक की डेफिनेशन देंगे और आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा पॉलीगन है ये। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? जिन पॉलीगन्स की सभी साइड्स और इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं वो हमारे रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। जैसे मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, अगर उसमें मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं और ये ट्राइंगल के तीनों एंगल भी इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ये रेगुलर पॉलीगन है। और वैसे शेप को हम करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं। और इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो स्क्वायर में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं। एक हेक्सागन होता है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। कहने का मतलब है सभी साइड्स और एंगल अगर इक्वल हैं तो दोस्तों वो हमारी शेप्स होंगी, वो रेगुलर पॉलीगन्स की होंगी। इसी के ऑपोजिट होता है इरेगुलर। तो अभी हमने देखा अगर पॉलीगन्स में इंटीरियर एंगल और साइड्स इक्वल हैं तो रेगुलर, और अगर इक्वल नहीं है तो इरेगुलर। तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है समझने की। आगे हम देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव।
तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको कैसे समझेंगे, देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम लोग देखेंगे शेप के सारे एंगल हमारे 180 डिग्री से नीचे होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके सभी एंगल 180 से छोटे हैं। तो ऐसा डायग्राम या ऐसी शेप जिसमें सभी एंगल 180 से छोटे हैं वो हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पेपर में कई बार आ जाता है, या तो डायग्राम आ जाएंगे बने हुए, आपको फाइंड आउट करने के लिए रहेगा कि आप इनमें से एक पिक कीजिए कौन सा कॉन्वेक्स का है, या फिर डेफिनेशन दे देगा कि भाई ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी जो एंगल है वो 180 से छोटे हों तो वो कौन सा होगा। तो आप लोग आसानी से पिक कर सकते हैं कॉन्वेक्स। नेक्स्ट दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कॉनकेव पॉलीगन, राइट। अब कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, तो कॉनकेव पॉलीगन में जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि सभी एंगल हमारे 90 से छोटे हों, इसमें इसका ऑपोजिट है कि आपका जो एंगल है कोई भी एक एंगल हमारा 180 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको बना लिया, आप लोग देख सकते हैं ये वाला एंगल जो है वो 180 से बड़ा है, क्योंकि अभी हमने 180 डिग्री का एंगल पढ़ा था वो इस तरह से बन रहा था कुछ। तो अगर आप इसी को थोड़ा सा इस तरह नीचे लाइनों को कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, तो हमारा एंगल भी बड़ा हो जाएगा इसकी वजह से। और आप इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी एक एंगल आप 180 से बड़ा दिखा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको ये इस तरह से बना लिया, तो यहाँ पे 180 से बड़ा हो गया, तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, चारों हमने पढ़ लिए, रेगुलर, इरेगुलर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब यहाँ पर दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में लास्ट टाइम भी एक तो डायगोनल वाला क्वेश्चन देखने को मिला था और एक ये वाला भी कई बार पूछ लेता है। इसमें ये फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न कर लेना है। मैं बताता हूँ इसका यूज क्या है। जैसे कोई भी हमारे पास पॉलीगन है, अगर मुझे उस पॉलीगन के अंदर के एंगल का सम निकालना है, जैसे मैंने ट्राइंगल ही ले लिया, ठीक है, बच्चे को भी पता होता है ट्राइंगल के अंदर के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये आता कैसे 180 डिग्री, तो दोस्तों वो इसी फॉर्मूले से आता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब यहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, तो हम यहाँ पे 3 रखें। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 - 2 इक्वल 1, और मल्टीप्लाई जब करेंगे आप 180 से तो ये हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो हमारा ट्राइंगल का सभी को पता होता है। चलिए अगर इसकी जगह वो पेंटागन दे दे, कई बार वो क्वेश्चन में इस तरह से गिवन देता है कि एक पेंटागन है जिसका आपको इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं पेंटागन की 5 साइडें होती हैं, तो यहाँ पे हमने n की जगह 5 रखा, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3, और 3 × 18 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 540, राइट। 540 डिग्री उसका अंदर का सम बनेगा। तो ये आप किसी भी पॉलीगन्स का जो अंदर का सम है वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। आगे इसमें डायगोनल का आ जाता है, ठीक है। डायगोनल में जैसे हम किसी भी पॉलीगन्स के नंबर ऑफ डायगोनल कैसे फाइंड आउट करें, तो मैं यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल से ले लेता हूँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हम सभी जानते हैं कि 2 डायगोनल बनते हैं। तो पहले तो चेक ही कर लेते हैं हम कि इसके 2 आंसर कैसे आएगा। तो यहाँ पर इसके क्वाड्रिलेटरल की 4 साइडें होती हैं, तो यहाँ पे मैंने चेक किया, तो 2 से ये कट हो गया 2 पर, और 4 में से 3 गए 1, तो 2 1 ज़ा 2, यानी इसके 2 डायगोनल बनेंगे। यही अगर इसमें हेक्सागन का आ जाता है जिसकी 6 साइडें हैं, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 रखते हैं, क्योंकि इसमें 6 साइडें होती हैं, और यहाँ पे 2 रखते हैं। तो यहाँ से ये हमारा कट हो गया 2 3 ज़ा, और यहाँ से भी 3 बचा, तो 3 3 ज़ा 9, यानी हेक्सागन में हमारे 9 डायगोनल होते। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ईच इंटीरियर एंगल। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी से मैंने 6 to 8 तक लिया है उसी में ये सभी चीजें गिवन है। ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। अभी ऊपर हमने एक ट्राइंगल के अंदर के एंगल का सम निकालना सीखा था, तो उसका 180 डिग्री आया था। अब अगर वो बोले कि इसके आपको प्रत्येक कोण निकालने के, हर एक कोण कितनी डिग्री का होगा, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60-60 का होगा। चलिए अब इसे पता करते हैं फॉर्मूले से कैसे निकलेगा। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपको जो भी इसका सम है वो लेना है 180 डिग्री, और नीचे नंबर ऑफ साइड, राइट। तो इस ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, तो मैंने यहाँ पे
3 लिया, तो जब मैंने इसको कट किया तो 60 डिग्री, मतलब इसका जो ईच इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, इसी के कई बार इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं, वो हमें कई बार गिवन देगा, ईच इंटीरियर एंगल गिवन देगा और पूछेगा बताओ कितनी साइड है, तो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे 180, उस बार हम नीचे लिख देंगे ईच एंगल, तो वहां से हमारी साइड आ जाएंगी। तो इस बार मैंने 60 रखा, तो यहाँ पे हमने देखा तो वो 3 साइड हो गई। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, या तो वो साइड गिवन देगा एंगल पूछेगा, या एंगल गिवन देगा साइड पूछेगा, तो आपको यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए अब एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, तो पहले तो ये समझते हैं कि सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसमें इंटीरियर एंगल तो हमने जान लिया। अब एक्सटीरियर क्या होता है, देखिए अगर मैंने इस साइड को आगे एक्सटेंड किया, तो ये वाला जो एंगल बना बाहर वाला, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। इसको मैं एक नाम देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस साइड को आगे एक्सटेंड किया, ये हमारा एंगल 2 बना, और हमने इसको आगे बढ़ा लिया, इसको बढ़ा लिया, मैं इसको बढ़ा लेता हूँ आगे, इसको बढ़ाया तो ये एंगल 3 दिया मैंने नाम। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री था, हमने उसमें पढ़ा था, और एक रूल हम और भी पढ़ चुके हैं अभी ऊपर, कि जब सीधी लाइन पे दो एंगल बने तो वो लीनियर पेयर से 180 डिग्री बनते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये वाला हमारा 120 हो जाएगा, इसी तरह ये भी 120 हो जाएगा, और इसी तरह ये भी 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या दोस्तों, एक प्रॉपर्टीज होती है, जो भी हमारे पास पॉलीगन है उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा 120 120 120 360 बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है तो वहां पर हम 180 डिग्री रख रहे थे, क्योंकि अंदर के सभी एंगल का सम 180 था। यहाँ पर 360 है, तो यहाँ पे हम 360 लेंगे और एन लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कितना हो गया, यहाँ पे हमने इसको 3 रखा, तो ये 120 आ गया ईच इंटीरियर एंगल। यहाँ पर मैंने देखो 60 ऐसे ही अपनी तरफ से एज्यूम किया था, इसलिए 120 आ रहा था, लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो गिवन नहीं देगा, आपको डायरेक्ट ही एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, तब आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ पॉलीगन्स यहाँ पे गिवन है कि जिसकी कितनी साइड होती है उसको हम क्या कहेंगे। अगर 3 साइड का पॉलीगन है तो उसको ट्राइंगल कहेंगे, कई बार इसका दूसरा नाम भी आ जाता है, इसको हम 3 गॉन भी बोलते हैं। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स को हम 4 गॉन भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे रखते हैं, देखिए ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर तो सबको याद होता है, 5 साइडों का पेंटागन होता है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पी फॉर 5 और पी फॉर पेंटागन। ठीक है, यहाँ पे ये 6 होता है और इसमें एक्स आता है, इसी तरह यहाँ पे हेक्सागन है, इसमें भी एक्स आता है, तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। सेप्टागन में आप लोग देख सकते हैं कि 7 से 7 और 7 से सेप्टागन। राइट, यहाँ पे इसको आप राइम कर सकते हैं, ऑक्ट 8, और यहाँ तो इसमें साफ साफ लिखा ही है 9, जिसकी 9 साइडें हों, और यहाँ पे 10 से 10 और 10 से डेकागन। राइट, तो इसमें आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए आगे भी, मतलब जिसकी 11 साइडें हैं, नाम तो सभी के होते हैं, लेकिन आगे हम उसको इस तरह से रीड करते हैं कि पॉलीगन्स विद 11 साइड्स, पॉलीगन्स विद 12 साइड्स, पॉलीगन विद 23 साइड्स, इस तरह से हम उसको आगे रीड करेंगे। अब दोस्तों इसमें टाइप ऑफ ट्राइंगल और उसके कैसे हम एरिया पैरामीटर निकालेंगे, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो ट्राइंगल के 3 ही टाइप होते हैं, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। तो कैसे हम इसका एरिया पैरामीटर निकालेंगे, बस इस पे बात करेंगे। देखिए स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइडें हमारी डिफरेंट होती हैं, और जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये वाली साइड हमारी 7 है और ये वाली साइड हमारी 8 है। अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, आउटर बाउंड्रीज के सम को पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, जो भी इसका आउटर बाउंड्री होती है किसी भी शेप की, उसके सम को पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर निकालूं तो मुझे इनको जोड़ देना चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा 21। कई बार देखिए इस तरह से भी आ जाती हैं चीजें, कंफ्यूज करने के लिए वो हमें इस तरह से शेप देगा। यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया, यहाँ पे इसको मैंने लिया 10, यहाँ पे इसको भी 10, इसको 12 ले लिया, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12, और ये बीच में एक चीज दे देगा हमें 12, तब पैरामीटर निकालने के लिए कहेगा। तो दोस्तों पैरामीटर जब वो निकालने के लिए कहेगा तो हमें सिर्फ आउटर बाउंड्री यानी ये ही लेनी है, 10 12 10 और 12। हम ये वाला 12 नहीं लेंगे क्योंकि ये अंदर है। तो कई बार जो
बच्चे हैं वो यहाँ पे एक और 12 ले लेते हैं, उसके बाद फाइंड आउट कर देते हैं पैरामीटर। तो ये आपको ये वाला 12 नहीं लेना है, ठीक है। आउटर बाउंड्री को ही हम पैरामीटर कहते हैं। देखिए सर्कल की बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो बात एक ही होती है, कई बार सरकमफ्रेंस होता है, सर्कल में सरकमफ्रेंस बोलेंगे और बाकी शेप्स में पैरामीटर कहेंगे। अब बात करते हैं इसका एरिया कैसे निकालें। तो देखिए दोस्तों, स्केलर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला जो है वो हीरोन फॉर्मूला लगाना है, जो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एस क्या है दोस्तों, एस यहाँ पर है सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब पैरामीटर क्या आता है, तीनों साइडों को जोड़ दो, वो पैरामीटर हो गया, और इसका आधा कर दो तो सेमी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे तो वहां से एरिया आ जाएगा। तो ये थी स्केलर ट्राइंगल के बारे में डिटेल। अब आगे आइसोसेल्स देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आइसोसेल्स ट्राइंगल का आ जाता है, आप इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है। जिसकी दो साइडें बराबर हो और दो एंगल बराबर हो, वो आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 6 और ये 6 और यहाँ पे ये 5, और इसके दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये आइसोसेल्स है। अब इसी में दोस्तों आइसोसेल्स हमारा राइट ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि भाई ये 6, ये 5 है, ये 5 है। अब इसमें एक चीज देखने की होती है, पैरामीटर दोनों का अलग अलग निकलेगा। इसका जो पैरामीटर है दोस्तों, वो तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, भाई 6 6 12 और 5 17, डायरेक्ट निकाल दिया। इसके पैरामीटर में क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो पहले आपको एच निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आप इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो सपोज कीजिए ये ए है, ये ए है। उसके बाद यहाँ पे आप जब हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो वो √2 आएगी। तो जब आप इसका पैरामीटर निकालोगे तो भाई ए प्लस √2 है, इस तरह निकालोगे। आप डायरेक्ट इसको नहीं ऐड कर सकते, पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एरिया भी इस तरह से अलग अलग निकलता है। भाई अगर राइट ट्राइंगल है तो डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। और अगर तीनों साइडों का यूज करना है तब हमें एरिया निकालना है, तब दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। पेपर में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारा हो गया ये √a² - b²/4 इंटू बी। ये आपको ये लर्न कर लेना है, इसी पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इस पर बन जाएगा, a² - b²/4 मल्टीप्लाई बेस। चलिए अब आगे देखते हैं, आइसोसेल्स के बारे में डिटेल थी हमारी। इक्वेटर ट्राइंगल। तो दोस्तों इक्वेटर ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल बराबर हो, तो वो हमारा इक्वेटर ट्राइंगल होता है, ठीक है। इसका पैरामीटर अगर मैं निकालूं तो 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। एरिया की मैं बात करूं तो आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, √3/4 ए का स्क्वायर, और यहाँ पर जो ए है हमारी वो साइड है, ये वाली साइड। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल। चलिए दोस्तों, अब इन क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, जो कि पॉलीगन्स है, अच्छे से रीड करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, और इसके बाद आपको कोई भी इनमें कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बट आपको ये स्किप नहीं करना, क्योंकि पैरेललोग्राम से लेके स्क्वायर तक हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये जो भी इसकी जानकारी है, जो भी इसका कंटेंट है, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो थोड़ा, और मैं भी आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट ला सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से। हाँ, तो दोस्तों देखिए पैरेललोग्राम्स के बारे में आपको मैं पहले प्रॉपर्टीज बताता हूँ। इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। मैंने इसके यहाँ पे डायग्राम बनाया और मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया ABCD। यहाँ पे मैंने इसके 2 डायगोनल ड्रॉ किए, और यहाँ पे जहाँ पे डायगोनल कट करते हैं इसको मैंने नाम दिया O। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि ट्राइंगल्स की सॉरी पैरेललोग्राम्स की जो पहली प्रॉपर्टीज होती है वो होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल, राइट। इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये तो कोई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है दोस्तों इसकी, कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, इसी तरह एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गए।
तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, हमने अभी ऊपर पढ़ा था पैरेललोग्राम्स में, जब वो लाइन कट करती थी तो सेम साइड के एंगल्स का सम 180 होता था। तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए ये एडी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये वाला जो एंगल ए है और डी है, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। इसी तरह से ए और बी 180 बनाएंगे, बी और सी बनाएंगे, सी और डी बनाएंगे। तो आपको एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है। चौथी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसके डायगोनल की, जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होती है, बाइसेक्ट ईच अदर, क्या डायगोनल, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों बाइसेक्ट का मतलब होता है ये एक दूसरे को बिल्कुल बराबर काटते हैं। जैसे ए ओ जितना है उतना ही ओ सी होगा, और बी ओ जितना है उतना ही ओ डी होगा। कहने का मतलब है, अगर ये ए सी पूरा 6 था तो ये हमारा हो जाएगा 3 3, और अगर बी डी 8 था तो ये हो जाएगा 4 4। बस पैरेललोग्राम से रिलेटेड इतना ही आपको याद रखना है। अब आप देखिएगा आगे सभी चीजें इन्हीं से जुड़ी हैं। हम आगे रेक्टेंगल को पढ़ते हैं। रेक्टेंगल के पास सिर्फ अपनी दो ही प्रॉपर्टी अलग से होती है, बाकी सब ये पैरेललोग्राम्स की लेकर बैठा है। क्योंकि इसकी अपनी कुछ अलग होगी दोस्तों, तभी तो इसका नाम भी रेक्टेंगल पड़ेगा। अगर सभी पैरेललोग्राम्स की हो जाएगी तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसके पास सारी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। सेकंड, इसकी अपनी क्या है दोस्तों, इसकी जो डायगोनल है वो इक्वल होता है। जो इसके डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। इसकी अपनी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि भाई इसके जो डायगोनल है वो इक्वल हो गए। साथ में इसकी अपनी दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसका हर एक एंगल होता है 90 डिग्री का। सारे एंगल 90 डिग्री होंगे इसके। तो अगर आप इसको नाम देते हो ए बी सी डी, तो भाई एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी की वजह से ये पैरेललोग्राम से अलग हो जाता है, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगल पड़ता है। आगे दोस्तों देखते हैं रोम्बस। देखिए रोम्बस के पास भी अपनी कुछ अलग से प्रॉपर्टी है, तभी ये रोम्बस भी कहलाएगा। अब वो कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चीज हम वही देखेंगे, भाई इसके पास भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पैरेलल और फिर जीएम। जैसे पैरेललोग्राम्स में 4 प्रॉपर्टीज पड़ी थी, वो चारों इसके पास होंगी। इसकी अपनी दो अलग से कौन सी हैं, तो दोस्तों इसकी अपनी दो प्रॉपर्टीज हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए ऐसा ना तो पैरेललोग्राम में था और ना ही ऐसा रेक्टेंगल में था। ये सिर्फ अपनी रोम्बस की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये रोम्बस बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी अपनी क्या होती है दोस्तों, इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट तो करते हैं और 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पर जो तीसरी प्रॉपर्टीज हैं वो डायगोनल की हैं, जो वो 90 डिग्री बनाते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भाई क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो आप कहेंगे जी हाँ, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके पास सभी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। इसी के उल्टा अगर आपसे पूछा जाए क्या पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, तब आप बोलोगे नहीं, पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के पास रोम्बस की ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती, सारी साइड्स इक्वल और 90 डिग्री वाली। तो सेम रूल्स इस फॉर रेक्टेंगल। कोई रेक्टेंगल के बारे में पूछे तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों स्क्वायर पर। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो अब कुछ रह ही नहीं जाता। इसके पास सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम्स की होती हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज इसके पास रेक्टेंगल की होती हैं, राइट, और सारी प्रॉपर्टीज इसके पास रोम्बस की होती हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने उसमें दोस्तों अभी पढ़ी है, रोम्बस की पढ़ी है, रेक्टेंगल की पढ़ी है, पैरेललोग्राम की पढ़ी है, वो तो सब इसके पास होती हैं। तो इसमें कुछ पढ़ने का लक्ष्य है नहीं। अब मैं आपको साथ के साथ इनके एरिया और पैरामीटर भी बता देता हूँ दोस्तों। पैरेललोग्राम्स का हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ा था, तो देखिए उसका जो पैरामीटर निकालेंगे दोस्तों, वो तो सभी चारों साइडों को आप जोड़ दो पैरेललोग्राम्स के। ठीक है, तो वो हमारा पैरामीटर आ जाएगा। हमने सभी साइडों को उसमें जोड़ दिया, ऑल 4 साइड्स। और एरिया कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम्स का, यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले।
यहाँ अगर आप इसको बेस मानोगे दोस्तों, ये इसको बेस मानोगे तो इसका एरिया निकलता है बेस इंटू हाइट। अब अगर आप इसको बेस ले रहे हो दोस्तों तो हाइट हो जाएगी आपकी ये वाली। अगर आप इसको बेस मानोगे तब आपकी हाइट हो जाएगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। रेक्टेंगल का अगर मैं देखूं पैरामीटर और एरिया, तो दोस्तों रेक्टेंगल में हमने अभी देखा था कि ये लेंथ थी तो ये भी लेंथ होगी, ये बी थी तो ये भी बी होगी। तो पैरामीटर जब मैं निकालूंगा तो इसमें भाई देखो दो एल है तो 2L प्लस दो ब्रेड्थ है तो 2B। एरिया कैसे निकलेगा, L इंटू बी। रोम्बस में अगर मैं देखूं एरिया और पैरामीटर, तो दोस्तों उसकी सारी साइडों को आप जोड़ दो तो पैरामीटर आ गया, और एरिया अगर आप निकालोगे तो हाफ D1 इंटू D2, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से एरिया आ जाएगा। ठीक है। स्क्वायर का अगर आप देखोगे तो स्क्वायर के लिए दोस्तों पैरामीटर तो वही 4A हो गया, चारों साइड जोड़ दी, और एरिया के लिए हमने निकाला, यहाँ पे मैं एरिया लिख देता हूँ, एरिया के लिए साइड इंटू साइड, ये हमारा एरिया आ गया। तो यहाँ पे मैंने चारों को बता दिया, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम भी हम देखते हैं। ट्रेपेजियम हमारा एक तो पेयर होता है इसमें पैरेलल लाइंस का, और एक पेयर होता है हमारा नॉन पैरेलल लाइंस का। इसको मैं सही से बना लेता हूँ। और यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हाइट। तो पैरामीटर तो इसकी चारों साइडों को आप ऐड कर दीजिएगा, पैरेलल और नॉन पैरेलल, तो वो पैरामीटर आ गया। एरिया के लिए दोस्तों इसका जो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू एच। ठीक है भाई, अगर ये आप ए नाम देते हो इसको बी नाम देते हो तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच। इससे आप एरिया निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों पेंटागन। तो अभी कुछ ही रहेगा इंपॉर्टेंट, पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन। इसके बस फॉर्मूले देख लेते हैं और उसके बाद हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, पहला पार्ट जो है इसका। पेंटागन में दोस्तों यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि पेंटागन की 5 साइडें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी ये पांचों साइडें ड्रॉ कर ली इस तरह से। तो इसका पैरामीटर निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, पांचों साइडों को ऐड कर देंगे, 5 है। और जब इसका एरिया निकालेंगे दोस्तों, तो एरिया के लिए हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई 5P इंटू ए। अब यहाँ पे ए क्या है दोस्तों ये समझना है। यहाँ पे ए हाइट होती है जिसे हम अपोथम बोलते हैं। यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए ये मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया, इसकी ये वाली जो साइड होती है ये एपोथम होती है ए, राइट। अब यहाँ पर ये पी ए क्या, 5P क्या है, पैरामीटर, यहाँ पी फॉर पैरामीटर है, यहाँ पे कई बार एस लिखा आता है, यहाँ पर 5S, हाफ 5S इंटू ए। तो साइड है, यहाँ पे 5 साइडें होती हैं क्योंकि ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। कई बार ये पेपर में आपको इस तरह से देखने को मिलता है, हाफ पैरामीटर इंटू ए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैरामीटर है वो 5 साइडों को मिला के बनता है। तो अगर पेपर में इस तरह का ऑप्शन मिले आपको तो आप ये पिक कीजिएगा। नेक्स्ट है हेक्सागन। तो हेक्सागन के बारे में भी अगर आप लोगों को याद होगा तो डीएसएसबी में इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, एरिया ऑफ द हेक्सागन निकालना। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद था, सॉरी ये इसको मैंने इस तरह बना दिया, ये ऐसे बनेगा। अगर आपको डायरेक्ट हेक्सागन का फॉर्मूला याद था तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते थे। इसमें ये ए होती है और इसका जो एरिया निकलता है, सबसे पहले पैरामीटर निकालते हैं तो 6 से, उसके बाद एरिया निकालते हैं। तो दोस्तों हेक्सागन का एरिया होता है रूट थ्री बाय टू और ए स्क्वायर, ये इसका एरिया निकलता है, 3√2/2 और ए स्क्वायर, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट है ऑक्टागन। इसमें 8 साइडें होती हैं। तो इसका पैरामीटर की बात करें तो सिंपल 8 है, चारों साइडों को आप एडअप कीजिए। और एरिया अगर निकालना है आपको तो 1 प्लस √2 और ए का स्क्वायर। तो पेपर में दोस्तों आपको डायरेक्ट साइड गिवन देगा और साइड से ही आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें रखिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही है। आगे इसका सेकंड पार्ट में मैं इसकी जो मैंने कुछ शेप्स अभी छोड़ी हुई हैं उसको कवर करूंगा, और कुछ पैडागोजी का पार्ट है वो भी मैं अलग से बनाने वाला हूँ।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपका थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।